हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हमको समझनी होंगी वेव्स के बारे में। क्यों वेव्स के बारे में समझनी होंगी? कारण ये है कि जब हम कह रहे हैं एसी सर्किट, यानी ये ऑल्टरनेटिंग करंट है। डीसी और एसी दो तरह की सर्किट होती है। डीसी यानी डायरेक्ट करंट, तो फिर उसको सिंबॉलिकली हम इस तरीके से शो करते हैं, और एसी सर्किट या अल्टरनेटिंग करंट को हम सिंबॉलिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी हमको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा वेव्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भी हमको फेज़ के बारे में डिस्कशन की आवश्यकता होगी इस वजह से। तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे फेज़ शिफ्ट या फेज़ डिफरेंस को। तो जो फेज़ डिफरेंस होता है उसको समझने के लिए दो वेव्स ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये दो वेव्स हैं, एक का नाम यहाँ पे रख देते हैं हम ए और दूसरे का नाम रखते हैं बी। जब इस तरीके से ए और बी दो वेव्स हम कह रहे हैं, तो ये ए वाला वेव जो है ये पहले शुरू होता है और बी वाला वेव बाद में शुरू हो रहा है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ए जो है वो लीड कर रहा है बी को, या फिर ए बी से आगे है। ए इज़ अहेड ऑफ बी। ये एक कंडीशन हुई आपकी। दूसरी कंडीशन जो है उसमें मान लीजिए ये आपके दो वेव्स कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो जब इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि जो फेज़ डिफरेंस है, यहाँ पे फेज़ डिफरेंस है 180 डिग्री का, और इसके पहले अभी जो हमने लिया हुआ था इसका फेज़ डिफरेंस लिखते हैं हम 90 डिग्री। क्यों है वो हम बताएंगे अभी। ये ए और बी जो है, यहाँ पे भी दो वेव्स हैं, एक को हमने ए नाम दिया, दूसरे को बी। तो हम यहाँ पे कहते हैं इनके बीच का फेज़ डिफरेंस 180 डिग्री है, या ए जो है इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ ऑफ बी, ऐसा भी कहते हैं, आउट ऑफ फेज़ ऑफ बी। तो दोनों जो वेव्स हैं यहाँ पर आउट ऑफ फेज़ हैं, ऐसा कहा जाता है। तीसरा जो कंडीशन है हमारा कुछ इस तरीके का, जिसमें दोनों ही वेव ऐसे एक सेम वेव फॉर्म शो कर रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि इनके बीच का जो फेज़ डिफरेंस है वो है ज़ीरो, क्योंकि दोनों सेम तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इनके बीच का जो फेज़ डिफरेंस है वो कैसा है, ज़ीरो है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो हमने कहा कि फेज़ डिफरेंस किस तरीके से हमने तीनों को लिखा हुआ है, उसके लिए ले लेते हैं सिंपली एक वेव को। तो ये एक वेव है आपके पास, ये हमने ड्रॉ किया एक वेव। तो एक वेव से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, जैसे वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ यानी लेंथ ऑफ वेव है, हमको ये मालूम है। तो लेंथ ऑफ वेव यानी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ये जो लंबाई है ये है लैम्डा, ये कहलाती है आपकी वेवलेंथ। इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि हम जैसे टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं, एक वेव ने पूरा ट्रैवल किया कितने टाइम में, टाइम टी में, तो यही जो है ये कैपिटल टी कहलाता है आपका। इतना ही, इतने टाइम पीरियड में एक वेव लैम्डा डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, वो है एंगल। यहाँ से शुरू करें तो ये ज़ीरो होता है, और उसके बाद अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे पहुँच रहा है तब यहाँ पे ये 90 लिया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पहुँचने पे ये 180, और आगे यहाँ जब पहुँच रहा है तो फिर ये हो जाता है आपका 270। उसके बाद ये आगे जब यहाँ पहुँचता है तो ये 360, यानी एक वेव मान के चलिए एक सर्कल, पूरे कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करता है। तो 360 डिग्री वो पार्टिकल जो है वो पूरा 360 डिग्री रिवॉल्व करता है। तो इसको हम ऐसे 0 90 इस तरीके से ना लिख करके हम कैसे लिखते हैं, 0 से π/2 लिखते हैं इसको लिखते हैं पाई। तो इस तरीके से यहाँ पे लास्ट में ये लिखते हैं 2π। तो 0 से लेके 2π तक के एक वेव ट्रैवल करता है, ऐसा हम लिखते हैं। तो हमने पहले वाले डायग्राम में आप देखिए, पहले वाले में ए जो है वो ऐसे
ये वाला वेव है और बी जो है वो ये वाला वेव है। अब यहाँ पे हमने कहा कि फेज़ डिफरेंस 90 का है, वो हमने कैसे निकाला? तो फेज़ डिफरेंस 90 का निकालने के लिए मान लीजिए ये आपका जो पहला वेव था वो वेव तो ऐसे ट्रैवल कर रहा था, ये ज़ीरो, ये हुआ पाई/2 या 90, ये हुआ आपका पाई। दूसरा वेव यानी जो वेव बी है वो यहाँ से कहीं से शुरू हो रहा है, तो इसीलिए ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ये पहला वाला जो वेव है और ये दूसरा वाला जो वेव है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 90 हो गया। इसीलिए हमने क्या लिखा यहाँ पर, फेज़ डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का है। तो इसी तरीके से हम दूसरे इस वाले वेव को भी देख सकते हैं। यहाँ से ये शुरू हो रहा है ज़ीरो से, लेकिन दूसरा वाला जो है वो ठीक उल्टा जा रहा है। उल्टा जा रहा है यानी ये यहाँ कहीं से शुरू हो रहा है, इसका शुरुआत ही ऐसा है। तो 180 डिग्री का शुरुआत है, तो यानी दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो गया वो कितना हो गया? 180 डिग्री का हो गया। तो ये चीज़ अगर हम समझ सकते हैं इजीली, तो फिर हम अब आगे बढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में। तो टाइप्स ऑफ एसी सर्किट में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ हो किसी सर्किट में, ओनली रेजिस्टेंस, आपके पास एक सर्किट है और इस सर्किट में क्या लगा हुआ है? सिर्फ लगा हुआ है एक रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। ये बन गया आपका सर्किट और यहाँ पे ये हो गया आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ या जिसको हम सोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है आपका आर, यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश होगा रेजिस्टेंस के पास, जो कि बिल्कुल सोर्स के ही जैसा होगा, और अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होने लग जाएगा। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा, जब यहाँ पर वोल्टेज मैक्सिमम होगा तब यहाँ पर करंट भी मैक्सिमम होगा। जब वोल्टेज ज़ीरो होगा तब करंट भी ज़ीरो हो जाएगा या मिनिमम हो जाएगा। तो अगर हम ये बात करते हैं कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम एक तरीके से चल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं वोल्टेज और करंट जो हैं दोनों सेम फेज़ में हैं। तो सेम फेज़ में हैं, इसीलिए हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये मान लीजिए वोल्टेज के लिए हमने ड्रॉ किया है, और बिल्कुल इसी तरीके से ही हम ड्रॉ करेंगे करंट के लिए भी वेव फॉर्म। तो हम इसको वोल्टेज के लिए कह रहे हैं और इसको कह रहे हैं करंट के लिए, और ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो यहाँ हो गया आपका V और I, ये ज़ीरो। जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, वोल्टेज ज़ीरो तो करंट ज़ीरो, तो दोनों ही कैसे हैं? सेम फेज़ में हैं। तो यहाँ पे वेरिएशन हमको दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का टाइम के साथ। करंट यहाँ पे सर्किट में कितनी होगी? I इज इक्वल्स टू ओम्स लॉ से V अपॉन आर। V इज इक्वल्स टू आपके पास है V0 साइन ओमेगा टी अपॉन आर, विच इज़ इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी के बराबर, जहाँ पे I0 जो है आपका इज इक्वल्स टू V0 अपॉन आर, और R इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं V0 अपॉन I0। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज और करंट है वो दोनों ही कैसे होंगे? सेम फेज़ में होंगे, जब आपके पास एक सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा। अब हम बात करेंगे कि जब सिर्फ कंडेंसर या कैपेसिटर लगा हुआ है तब क्या होगा। When there is only condenser, एसी सर्किट की बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान में रखेंगे। तो सिर्फ कंडेंसर लगा हुआ है, तो ऐसे केस को समझने के लिए पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अगर डीसी सर्किट होता तो क्या होता। अगर डीसी सर्किट होता हमारे पास, मान लीजिए ये कैपेसिटर आपका लगा हुआ है, आपके पास एक डीसी सर्किट है, ये आपका सेल, और यहाँ पे इसको ई से अगर हम डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपके पास जो कंडेंसर है वो लगा हुआ है डीसी करंट सोर्स से, तो हमको पता है कि थोड़ा सा करंट फ्लो हो जाता है और अचानक से फिर वो ज़ीरो हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेल के कैथोड से, वो ट्रैवल करते हैं सेल के कैथोड से। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर ट्रैवल करते हैं? कैपेसिटर के एक प्लेट की तरफ ट्रैवल करते हैं।
एक प्लेट की तरफ ट्रैवल करते हैं जिस वजह से वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज, और दूसरे प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं कहाँ, सेल के एनोड की तरफ, तो जिस वजह से वो वाला जो हिस्सा है वो हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज। तो जो कंडेंसर आपका है वो हो जाता है चार्ज्ड। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है कंडेंसर के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल रहा है वो सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बिल्कुल बंद हो जाता है, कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इस वजह से जब भी आप डीसी सर्किट यूज़ करते हैं, डीसी करंट सोर्स के साथ कंडेंसर को लगाते हैं, तब वहाँ पे थोड़ा सा करंट फ्लो होता है और उसके बाद वो बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम एसी सर्किट का यूज़ कर रहे हैं तो एसी सर्किट यूज़ करने से क्या होता है। एसी सर्किट जब आप एसी सर्किट यूज़ करते हो तो फिर या एसी करंट अप्लाई करते हो, और ये आपका कंडेंसर है यहाँ पर V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। अब ऑल्टरनेटिंग करंट हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो हो रहा है तो हमको ये पता है कि वो टाइम के साथ बदल रहा है। जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट तब उस टाइम पे सेम फेज पे नहीं रहेंगे। जब पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ज़ीरो, तब जो रेट ऑफ वेरिएशन है पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी डेल वी बाई डेल टी जो है वो होगा मैक्सिमम, जिस वजह से जो करंट है वो भी हो जाएगा आपका मैक्सिमम। और जब पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होने पे डेल वी बाई डेल टी जो है रेट ऑफ वेरिएशन वो हो जाएगा ज़ीरो, उस वजह से जो करंट है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जो अगर ऐसा एक सर्किट है जिसमें कंडेंसर लगा हुआ है तो वहाँ पर जो करंट है वो लीड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस को बाई 90 डिग्री। यहाँ पे फिर वो लीड करने वाली बात आई, तो हमारे पास जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, ये बन गया आपका वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का, और एट दैट सेम टाइम आप ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से करंट को। ये करंट हो गया और ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके आगे जाएगा करंट। तो करंट शुरू हो रहा है कहाँ से, जब 90 से शुरू हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं हम, इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था उसके हिसाब से ये 90 से शुरू हो रहा है, ये 0 से शुरू हो रहा है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। यानी कि अगर सिर्फ कंडेंसर लगा हुआ है तो करंट जो है वो अहेड होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अब अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए है V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, तो फिर चार्ज जो है कैपेसिटर में Q इज इक्वल्स टू होगा CV विच इज इक्वल्स टू CV0 साइन ओमेगा टी। और ये जो है इससे हम करंट निकाल सकते हैं, I इज इक्वल्स टू DQ बाई DT विच इज इक्वल्स टू CV0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएट करने पे विच इज़ इक्वल्स टू V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 विच इज़ इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इससे हम ये शो कर सकते हैं कि करंट जो है वो पाई बाई 2 आगे जा रहा है। तो बिहेवियर जो है कंडेंसर का अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट के साथ वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे रेजिस्टेंस का डीसी सर्किट के साथ है। क्वांटिटी V0 बाई I0 जो हमने यहाँ पे V0 बाई I0 ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आई कहाँ से, यहाँ पे हमको ये बताना है पहले कि I0 हमने किसके बराबर लिया हुआ है, V0 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C के बराबर, विच इज़ इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं V0 अपॉन I0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो V0 अपॉन I0 ये वाली जो क्वांटिटी है आपकी ये कहलाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ये रेजिस्टेंस। लेकिन जब हम सर्किट में सिर्फ एक कंपोनेंट यूज़ करते हैं तब हम कहते हैं उसी रेजिस्टेंस का नाम दे दिया जाता है रिएक्टेंस, क्योंकि कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं इसीलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसको कहेंगे, और इसको डिनोट किया जाएगा XC इस
सिंबल से। x इज इक्वल्स टू है आपका 1/ओमेगा c विच इज इक्वल्स टू 1/2πfc। तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस कहलाएगा ये ओमेगा सी। ओमेगा सी का नाम दे देते हैं कैपेसिटिव ससेप्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस की बढ़ेगी वैसे वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। डीसी के लिए ओमेगा ज़ीरो हो जाएगा, तो वैल्यू जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की ओमेगा ज़ीरो हो जाएगा, तो इसीलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो एक्स सी जो है इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। किसके लिए? ये डीसी के लिए, ये हम डीसी की बात कर रहे हैं तब। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि क्यों जो करंट है वो आगे रहता है किससे? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के किस में? कंडेंसर या कैपेसिटर वाले सर्किट में। जब किस सर्किट में? सिर्फ कैपेसिटर हमने यूज़ किया हुआ है तब। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम सिर्फ इंडक्टेंस यूज़ करें किसी सर्किट में तो क्या होगा। जब आप सिर्फ इंडक्टेंस यूज़ कर रहे होते हैं सर्किट में, ये हो गया आपका इंडक्टर एल और ये हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, या हम यहाँ पे सोर्स कह सकते हैं, ऑल्टरनेटिंग EMF कह सकते हैं। जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो होगा क्या? फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होगा। हमको फैराडे के लॉ से ये पता है कि जब जब फ्लक्स चेंज होता है तो एक EMF इंड्यूस हो जाता है, और EMF जो इंड्यूस होता है वो EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। तो अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस एक इंड्यूस हो जाएगा कॉइल के पास, और इसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। अब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है तो ऑल्टरनेटिंग EMF के कारण एक इक्वल और अपोजिट पोटेंशियल डिफरेंस कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा, जिस वजह से करंट फ्लो होने लग जाएगा। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है V और I वो तो सेम फेज में नहीं होंगे, यहाँ पर सेम फेज में नहीं होंगे, और जब करंट ज़ीरो हो जाएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट उस समय मैक्सिमम हो जाएगा, और इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। और जब करंट मैक्सिमम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज़ीरो होगा, तब पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो हो जाएगा। एक बार फिर से यहाँ पे हम कहते हैं कि जब करंट आपका I जो है वो है ज़ीरो, तब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो रेट है वो हो जाएगा मैक्सिमम, और इस वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो जाएगा मैक्सिमम। जब करंट आपका मैक्सिमम होगा तो रेट हो जाएगा आपका मिनिमम या ज़ीरो, और इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है V वो भी क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो। तो ऐसे सर्किट में जिसमें इंडक्टेंस लगा होगा उसमें करंट जो है वो पीछे छूट जाएगा या लैग करेगा पोटेंशियल डिफरेंस के। I लैग V और पोटेंशियल डिफरेंस। अगर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास V इज इक्वल्स टू यहाँ पर V0 साइन ओमेगा टी है, तो फिर EMF जो इंड्यूस होगा LdI/dt इज इक्वल्स टू हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी के, और dI/dt इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं V0/L साइन ओमेगा टी। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो फिर इंटीग्रेशन से हमको मिलेगा I इज इक्वल्स टू माइनस V0/ओमेगा L कॉस ओमेगा टी के बराबर, विच इज़ इक्वल्स टू V0/ओमेगा L। कॉस को हम साइन के फॉर्म पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ओमेगा टी माइनस π/2 विच इज़ इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो I0 इज इक्वल्स टू V0/ओमेगा L और V0/I0 इज इक्वल्स टू ओमेगा L के बराबर। यहाँ पर अब ग्राफ जब हम बनाएंगे तो फिर हमको क्या दिखाना है कि जो I है वो लैग कर रहा है V के, तो ये आपका V बन जाएगा, और यहाँ से शुरू करके आप ड्रॉ कर सकते हैं I को, या आप किसी भी फॉर्म पे I को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको सिर्फ शो करना है कि I यहाँ पे लैग कर रहा है V के।
ये हो गया आपका T। अब यहाँ पर जो आपका इंडक्टेंस है इसी सर्किट में, उसका बिहेवियर कैसा है, बिल्कुल रेजिस्टेंस के जैसे, जो कि डीसी सर्किट में होता है। और जो क्वांटिटी है आपका V0/I0, ये कहलाएगा यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्सएल से। एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल विच इज इक्वल्स टू 2πfL। और ससेप्टेंस जो है, इंडक्टिव ससेप्टेंस कह सकते हैं हम, इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा एल। डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी क्योंकि ज़ीरो होती है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे हमने इस तरीके से ये समझा कि जो इंडक्टेंस है, अगर आप सिर्फ सर्किट में इंडक्टेंस लोगे तो फिर आपका जो आई है वो लैग करेगा वी के।